अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एनर्जी सोर्सेज़ में हम दो इकसाम की एनर्जी सोर्सेज़ पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ लिया था नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़, ऐसे सोर्सेज़ जिनको बनते हुए लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। कल मैंने आपको उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया था कि जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह होते हैं, जो उसके ज़रिए जो निकलते हैं तेल वगैरह, गैस वगैरह, ऑयल वगैरह जो है, उसको हम लोग नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज़ कहते हैं, क्योंकि वो आसानी के साथ दोबारा नहीं बनाए जा सकते, बल्कि उनको बनने के लिए लाखों करोड़ों सालों की ज़रूरत होती है। आज हम उसका अगला पार्ट करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़, यानी कि एनर्जी के काबिल तजदीद ज़राए। ठीक है, ये ऐसे ज़राए होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि ये ख़त्म होते हैं, नए आ जाते हैं, ख़त्म होते हैं, नए आ जाते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो किताब से हट के मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, आप इसको लिख लें ज़रा। एनी रिसोर्स कौन सा होना चाहिए, आगे ब्रैकेट में लिख लें। एनी रिसोर्स सच एज वुड, सोलर एनर्जी, ठीक है, और हाइड्रो एनर्जी कह लें आप या वाटर एनर्जी कह लें आप, दैट कैन और विल बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन द कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि ऐसे वसाइल जो कि वक्त के लिहाज से दोबारा रिप्लेनिश होते रहते हैं, दोबारा बनते रहते हैं, वकूफ़ पज़ीर होते रहते हैं, ऐसे सोर्सेज़ काबिल तजदीद ज़राए कहलाते हैं एनर्जी के। ठीक है, सूरज की रोशनी हो गई, वाटर पावर हो गई, या इसके अलावा हम कोई और भी चीज़ें लेके आ सकते हैं जो कि सोलर पावर हो गई, ठीक है, वाटर पावर हो गई, ये सारे एनर्जी के काबिल तजदीद ज़राए हैं। ये कोयले, तेल और गैस की तरह ख़त्म नहीं होंगे। तो इन्हीं के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम सन, एनर्जी फ्रॉम वाटर, एनर्जी फ्रॉम सन बाद में आएगा। एनर्जी फ्रॉम वाटर, देखें, पाकिस्तान में जो बिजली पैदा होती है उसका तकरीबन 75 to 80% जो है हम लोग पानी से बिजली हासिल करते हैं। ठीक है, पानी के ज़रिए हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? वाटर पावर से हासिल होने वाली एनर्जी बहुत सस्ती है। ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, बल्कि आप यही हिसाब लगा लें कि पूरी दुनिया में तकरीबन 70 to 75% जितनी भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी डैम्स के ज़रिए ही हो रही है, यानी पानी से ही हो रही है। पानी के ज़रिए जो एनर्जी हासिल होती है उसी के ज़रिए हो रही है। ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुनासिब मकामात पर डैम तामीर किए जाते हैं। डैम कई मकासद करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पानी को ज़ख़ीरा भी किया जाता है, जिसके ज़रिए यानी कि पानी को ज़ख़ीरा करने के बाद इसके ज़रिए फिर खेती बाड़ी के लिए, आबपाशी के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा डैमों में ज़ख़ीरा शुदा पानी के ज़रिए इलेक्ट्रिकल बिजली भी पैदा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैं आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूँ। मिसाल के तौर पे जो डैम होते हैं वो काफ़ी हाइट पे बनाए जाते हैं। ऊपर हाइट में जो पानी जमा होता है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला पानी जब नीचे गिरता है तो नीचे क्या होता है, नीचे टरबाइन होती है। ठीक है, टरबाइंस के ऊपर जब गिरता है तो टरबाइंस जो होती हैं वो घूमना शुरू हो जाती हैं, यानी कि टरबाइन रन करना शुरू कर देती हैं। दैट्स वाई पानी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइंस में तब्दील हो जाती हैं। इन्हीं टरबाइन के साथ मुंसलिक होता है जनरेटर्स, बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं। यही जनरेटर्स जब चलते हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइंस कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ जनरेटर्स। तो जनरेटर्स उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ डैम्स। ठीक, आपके घरों में भी एक छोटा सा बिजली घर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जनरेटर का नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर का नाम देते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, electrical generator is a device which converts मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, तो डैमों में ज़ख़ीरा शुदा पानी आबपाशी और ख़ास माहौलियाती मसाइल के बगैर पैदा किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हम बात डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान। थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं बेटा कि पाकिस्तान में जितनी भी बिजली पैदा होती है उसमें अक्सर जो डैम्स बने हुए हैं, जैसे हब डैम हो गया, वार्षिक डैम हो गया, उसके अलावा तरबेला डैम हो गया, मंगला डैम हो गया, ये सारे डैम्स वगैरह जो हैं, ठीक है, गाजी बरोथा डैम जो है वो प्रोजेक्ट वगैरह जो है, ये सारे जितने भी डैम्स वगैरह हैं इसके अंदर पानी को ज़ख़ीरा करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम सन।
मतलब सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी ये भी कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक सूरज है। एक अंदाजे के मुताबिक सूरज अब तक 7 बिलियन से 8 बिलियन तक अपना फ्यूल खर्च कर सकता है, यानी 7 से 8 बिलियन का मतलब है 7 अरब से 8 अरब साल तक अभी भी सूरज जो है वो जलता रहेगा। उसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार की तरह धमाके से फट जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सूरज से जो एनर्जी हम हासिल करते हैं वो सबसे आसान चीप एनर्जी होती है। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज़ सोलर एनर्जी, तो आप कहेंगे सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कि कहाँ से आती है, जो कि सूरज से आती है, ठीक है। सोलर एनर्जी को हम बिलवास्ता या बिलावास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज की रोशनी किसी तरह भी माहौल को आलूदा नहीं करती। सूरज की रोशनी ज़मीन पर ज़िंदगी का हतमी ज़रिया है, यानी कि आपको पता है कि अगर आप सूरज जो है वो चमकना बंद कर दे तो ज़मीन पर ज़िंदगी कायम नहीं रहेगी, ना पौधे उगेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, हमारी फसलें नहीं पकेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से खुराक की कमी पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लेशियर जो हैं वो सारे बर्फ़ में तब्दील, ग्लेशियर जो हैं अगर पिघल के समुंदर में तब्दील हुए हैं तो सारे समुंदर जो हैं सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी होने के बाद जम जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, हर चीज़ की कमी हो जाएगी। तो सूरज यहाँ पे ज़िंदगी की अलामत है, ठीक है। तो आगे आप देखें कि हम अपनी तमाम इकसाम की ग़िज़ा और फ्यूल्स के लिए सूरज पर इंहिसार करते हैं, क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ही होता है। पानी जो पौधे के अंदर नमकियात वगैरह होते हैं उसकी मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पत्तों में पड़ती हैं, तो क्लोरोफिल अंदर जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ग़िज़ा तैयार करते हैं, खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ज़मीन पर पहुँचने वाली सोलर एनर्जी को एक मामूली हिस्से को इस्तेमाल करने का कोई मुनासिब तरीका मालूम कर लें तो ये हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसी को लेके एनर्जी फ्रॉम द सन यानी सोलर एनर्जी को लेके हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाते होते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, SHH भी कहते हैं इसको, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। ये हमारे यहाँ पे नहीं होता। ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल यानी कि आम हालात में नया भी नहीं है, लोग सोलर एनर्जी को बहुत देर से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं चीज़ों को, यानी कि सर्दियों में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, घरों और दफातर के अलावा कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। मुकम्मल सोलर हीटिंग सिस्टम जो है यानी कि सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है मौसम सरमा में कलील तरीन मिकदार में सूरज की रोशनी पहुँचने वाले इलाकों में कामयाबी से इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में तो इसका इस्तेमाल बहुत कम है, बाहर वाले मुल्कों में जहाँ पर सूरज बहुत ही मुश्किल से निकलता है, ठीक है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसके 3 हिस्से होते हैं। ये सिस्टम होता है सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, एक ये आगे आपको डायग्राम बना के, ये डायग्राम है इसकी, ये देख लें आप। इस डायग्राम को गौर से देखें, इसमें आपको 3 हिस्से नज़र आएंगे। एक जहाँ पे सन रेज़ कलेक्ट हो रही हैं इसको हम कलेक्टर कहेंगे, ठीक है, कलेक्टर कहेंगे। उसके बाद एक है स्टोरेज डिवाइस जहाँ पर हमने एनर्जी को स्टोर करना होता है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जो कि मुख्तलिफ़ कमरों में या मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर ये जो हीट होती है, ये जो स्टीम होती है, हीट होती है, जो भी होता है उसको वो क्या कर देता है, वो उसको तकसीम कर देता होता है, ठीक है। तो ये इसके 3 हिस्से होते हैं। अब आप शक्ल में देखें तो शक्ल में भी आपको लगेगा कि यहाँ पर एक शीशे की प्लेट्स लगी हुई हैं, ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें उसके अलावा एक सोलर कलेक्टर दिखाया गया है। प्लेट्स क्या करती हैं, प्लेट्स सूरज की एनर्जी को जज़ब करती हैं, जो कलेक्टर की पुष्ट पर जो पाइप बहते होते हैं उसमें पानी को गर्म करती हैं। जो कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर के पीछे पाइप्स लगे हुए होते हैं, पाइप्स के अंदर पानी होता है, ठंडा पानी होता है या नॉर्मल पानी होता है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो सूरज की शुआएं पड़ने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो ग्लास लगे हुए हैं, ये जो कॉपर ट्यूबिंग है या जिसको हम लोग पाइप्स कहेंगे, इसके अंदर से जब पानी गुजरता है तो क्योंकि सूरज की शुआएं उसके ऊपर पड़ रही हैं तो ये गर्म हो गए हैं पाइप्स, तो पाइप्स गर्म होने की वजह से अंदर पानी भी गर्म हो जाता होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि नीचे जो नीले रंग आपको दिखाया गया है और ऊपर जो सुर्ख रंग दिखाया गया है, नीला रंग जो है ये फार कोल्ड वाटर है और जो सुर्ख रंग दिखाया गया है, रेड कलर दिखाया गया है फार, इसको हम क्या कहेंगे, फार हॉट वाटर, ठीक है, गर्म पानी के लिए इस्तेमाल। ठंडा पानी को भेजते हैं पाइपों के ज़रिए, पाइपों के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती हैं, सूरज की शुआएं उसको गर्म कर देती हैं, तो दूसरे हिस्से से वो गर्म पानी होकर नीचे की तरफ आ जाता होता है, ठीक है, हॉट वाटर टेप के ज़रिए उसको हम लोग जो है वो, अब यही जो गर्म पानी होता है पाइपों के ज़रिए हमें मिलता है, इसके ज़रिए हम लोग गर्म पानी में खाना पकाने के लिए, नहाने धोने और अमारात को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर कुकर्स, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स वगैरह भी इसके ज़रिए इस्तेमाल होते हैं।
तो ये तो थे आपके टॉपिक्स, जो आप ये समझ लें ये आपका पार्ट 1 है रीन्यूएबल सोर्सेज का। तो दूसरा पार्ट जो है हम उसको बारे में कल डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।